हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। मैं मिस्टर बटार और एक बार फिर इस लेक्चर के साथ आप सबके सामने आया हूँ। दिस इज ओवर चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आज उन सबको क्लियर कर लेते हैं, जो डाउट्स थे और जो टॉपिक्स हैं हमारे। तो इसमें जो बचा हुआ है रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, और आपका सेल्स, ईएमएफ, सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज, सेल्स इन सीरीज, है ना, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, और आपका किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो हमारा है दैट इज माय रेसिस्टेंस या रेसिस्टर या रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ये आपका जो टॉपिक है वो 10th में एक बार हो चुका है पहली, तो 12th क्लास के लिए ये ज्यादा टफ नहीं पड़ता है। इसलिए तो आपको जस्ट याद रखना है कि जब रेजिस्टर्स इस तरीके से आपके जुड़े हों, रेजिस्टर आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इस तरीके से आपके देयर आर एन रेसिस्टर्स। तो इस कॉम्बिनेशन को, और ये एक वोल्टेज सोर्स से जुड़े हुए हैं V, तो ये रेजिस्टर कितना हुआ आपका R1, ये रेजिस्टर कितना है R2, ये रेजिस्टर कितना है R3, और ये रेजिस्टर कितना है Rn। तो देयर आर n रेजिस्टर्स which are combined in this form, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ये वोल्टेज है आपकी, जिससे आपको कि सोर्स से आपने इनको क्या किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है। यहां से करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका बैटरी या सेल का, उसे R1 R2 के थ्रू होते हुए करंट जाता है। तो आपको याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट रहता है थ्रू द ऑल रेसिस्टर्स विल बी सेम, है ना, करंट सेम रहेगा। और इसमें आपको जो फाइंड आउट करना होता है वो होता है आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो आर इक्विवेलेंट होता है वो ऑल रेजिस्टर्स, जितने भी रेजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं उन सबके सम के बराबर होता है। तो ये तो आसान है क्या। इन सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, समझ लेंगे। आर इक्विवेलेंट का मतलब आपका है कि इन सब रेजिस्टर्स को हटा के इनकी जगह अगर एक रजिस्टर लगाया जाए, इन सबको रिप्लेस करके केवल एक रजिस्टर लगाया जाए और वो वही वर्क करता है जो ये सब कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड माई आर इक्विवेलेंट, है ना। तो वही आपका आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर होता है समीशन ऑफ ऑल द रजिस्टर्स। तो इनको सम कर देंगे तो वो आर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमारा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। क्या आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक्स इसलिए इजी है क्योंकि ये हमने पहले भी 10th में कर रखा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रजिस्टर इस तरीके से आपको दिखाई दे जाए, है ना, इस तरीके से जुड़े हुए, कहीं ये R1 रजिस्टर है हमारा, ये क्या है आपका R2 रजिस्टर है, और ये क्या है आपका Rn रजिस्टर है इसी तरीके से। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आप जोड़े हुए हैं और इन सबको एक कॉमन पोटेंशियल से इस तरीके से अटैच किया गया है। दिस इज माई प्लस और माइनस, दिस इज माई वोल्टेज। तो इसमें क्या होगा आपका करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा और यहाँ नोड पे आके या जंक्शन पे आके क्या हो जाता है, अगर R1 है तो करंट कितना जाएगा I1, यहाँ से कितना I2 और यहाँ से I3। तो पैरेलल में यहाँ A पॉइंट पे और B पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो यही रहेगा जो आपने अप्लाई किया हुआ है। मतलब अगर हम देखें R1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है V, R2 के अक्रॉस देखिए कितनी वोल्टेज है V, और Rn के अक्रॉस भी देखें तो कितनी वोल्टेज है V। इसका मतलब है इसमें वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है यहाँ जंक्शन पे। तो ये जो R3 या Rn आएगा, यहाँ से Rn आएगा, फिर यहाँ जंक्शन पे आने के बाद वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, I हो जाता है, और I I1 I2 और In के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ भी क्या है, इन सबका R1 R2 और Rn जो ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इनका जो R इक्विवेलेंट होता है आपका, ये बराबर होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन कितना R2 प्लस 1 अपॉन कितना R3 प्लस 1 अपॉन Rn। तो इस तरीके से आपका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो जब न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। मतलब क्या है, अगर आपसे सिंपल में बात करूं कि इस तरीके से एक रजिस्टर दिया हुआ है 1 ओम, ये रजिस्टर दिया हुआ है 3 ओम, ये रजिस्टर दिया हुआ है 5 ओम, इसके साथ इस तरीके से एक और रजिस्टर दिया हुआ है, एक और रजिस्टर दिया हुआ है, और इन सबको
किसी कॉमन पोटेंशियल से इस तरीके से जोड़ा, ये 5 ओम और ये फिर से 6 ओम। तो ये दोनों किसमें है? सीरीज में। ये तीनों किसमें है? सीरीज में। लेकिन जो ये इनका सम आएगा आपका किस किस का? 1, 2 और 3 का, और किसका? R 4 और 5 का। वो दोनों आपस में किसमें होंगे? पैरेलल में। तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम्स करनी होती हैं। और कहीं कहीं आपके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को किसी मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। तो वो भी डिस्कस करेंगे 1 या 2 क्वेश्चंस को, है ना। उसके बाद बढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? ये भी आपने 10th में कर रखा है, लेकिन फिर से रिवाइज करा देते हैं। क्या है? कोई आपका सोर्स है। इलेक्ट्रिकल सोर्स का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सोर्स का मतलब है एक तरीके से बैटरी आपकी है। क्या है? आपकी बैटरी है। तो आपने जूल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, जहां जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जिसमें हमने बोला था कि जो एनर्जी है या हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, वो किसके बराबर होती है? आई स्क्वायर आर इंटू टी, है ना। अगर किसी रेसिस्टर आर से, किसी लोड आर से क्या हो रहा है? करंट आई फ्लो कर रहा है, कितने टाइम के लिए? कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। तो वो कितनी एनर्जी दे रहा है? दैट एनर्जी एच इज आई स्क्वायर आर टी, है ना। आई स्क्वायर आर टी, दैट इज कॉल्ड माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो तो उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन में यूज होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी E इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपकी E इज इक्वल टू या H इज इक्वल टू आप लिखते हैं, तो वो किसके बराबर होती है? आई स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर होती है। तो हम इसमें अगर I इज इक्वल टू क्या, तो आपने R इस तरीके से लगा रखा है। यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है आपका, कितना V, इससे करंट कितना जा रहा है? I, और वही करंट किसके थ्रू जा रहा है? R के थ्रू आपका। तो यहाँ से आपका ओम्स लॉ लगा के V इज इक्वल टू क्या आ जाता है? आई आर आ जाता है। तो V इज इक्वल टू जब आई आर आ जाता है तो आपके नए फॉर्मूले बन जाते हैं। आप आई की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो? ये देखिए फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। तो उसमें आप आई की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? V अपॉन आर। तो नया फॉर्मूला क्या बनता है? जो एनर्जी का नया फॉर्मूला बनेगा H इज इक्वल टू V अपॉन आर, और दोनों का स्क्वायर, साथ में R इंटू टी। आर की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाती है, तो ये बच गया हमारा V स्क्वायर आर इंटू में क्या? टी। तो ये आपका एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला रहेगा। तो थर्ड फॉर्म भी इसी तरीके से आपकी एनर्जी की आ जाती है। तो इसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल पावर। क्या आता है? इलेक्ट्रिकल पावर। तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो याद रखने हैं। ज्यादातर यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कहीं ना बड़े न्यूमेरिकल में कोई छोटी आपकी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए या लास्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको इस तरीके की चीजें आपको यूज करनी है। ये रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो रिजल्ट्स यूज करने हैं आपके, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर आपको पता है पहले से ही। पावर आपको पता है कि जो पावर होती है वो होती है क्या? एनर्जी, है ना, और डिवाइड बाई क्या? टाइम। तो अब इलेक्ट्रिकल की बात है, तो इलेक्ट्रिकल पावर होगी आपकी, क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर होगी भाई? इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और डिवाइड बाई क्या? कितने टाइम के लिए वो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, दैट टाइम टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रिकल पावर को किससे डिनोट करते हैं? पी से। एनर्जी आपकी क्या हुई? एच, और टाइम कितना हुआ? टी। तो अभी अभी जो एक्सप्रेशन निकाला था, तो पावर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी भाई? आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइड बाई टी। टी से टी कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू कितना होता है? आई स्क्वायर आर। दैट इज माई इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्मूला, है ना। यूनिट क्या रहेगी? पावर की यूनिट, एनर्जी की यूनिट आपको पहले पता है जूल्स होती है, तो पावर की यूनिट भी आपको पहले से ही पता है, क्या होती है? वाट होती है ना। किलोवाट होगा तो क्या लिखेंगे भाई? किलोवाट। के डब्ल्यू लिखा जाए तो 10 की पावर 3 वाट, और मेगावाट लिखा जाए तो 10 की पावर 6 वाट, और हॉर्स पावर लिखा जाता है तो कितना? एचपी, हॉर्स पावर 476। तो ये आपको याद रखने हैं, ये यूनिट कन्वर्जन में आपके काम आता है। तो वहां से देख लेते हैं, पहला फॉर्मूला आ गया हमारा। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा पावर का? वही वी स्क्वायर बाई आर। और थर्ड फॉर्मूला है जो आपका पावर का, वो किसके बराबर होता है? वी और आई के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपके पावर के तीनों फॉर्मूले आ
जाते हैं। यूनिट क्या रहेगी? वाट रहेगी। डायमेंशन की बात ऐसी है कि आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। भाई डायमेंशन क्या है? डायमेंशन निकालना आपके लिए बहुत आसान काम है। क्या ही करना है आपको? बस पावर का फॉर्मूला रख लेना है। पावर इज इक्वल टू कितना होता है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब कितना होता है? वर्क, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या? टाइम। तो फोर्स का आपको पता ही है, एम एल टी की -2, और यहाँ पे क्या आएगा? एल, और डिवाइड में क्या? टी, है ना? तो नहीं है, टी है, क्या आएगा फिर? एम एल स्क्वायर टी की -3। तो इस तरीके से डायमेंशन आ जाती है। तो डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी आ गई होंगी, 11th से आप लोग कर रहे हैं, है ना? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक आपका रहेगा, तो इसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, है ना? क्या है? सेल्स क्या है? सेल्स क्या है? सेल का हमने सिंबल आपको पहले ही बता रखा है कि इस तरीके का सिंबल, जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरीके के सिंबल को सेल बोला जाता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अगर होंगे, इस तरीके से सेल्स अटैच हैं आपके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? बैटरी बोला जाता है। और नॉर्मली रूटीन में आप बैटरी और सेल्स यूज करते हैं, तो उसी सेल की बात हो रही है जो सेल्स आपने यूज किए हुए हैं। तो इनमें क्या होता है? जो सेल्स है एक तरीके का, अगर आप देखें तो इस तरीके से आपने देखा होगा कहीं ना, सिलेंड्रिकल सेल अगर आपने देखा है तो वो इस तरीके का सेल है कोई, जिसका ये सरफेस है और ये सरफेस है। दोनों सरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक सरफेस को थोड़ा वाइड बनाया जाता है और एक सरफेस को थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो ये अगर नेगेटिव वाला पार्ट है तो ये आपका क्या है? पॉजिटिव वाला पार्ट है। इनको टर्मिनल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्मिनल्स या इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। तो इनके बीच में क्या है? आपका केमिकल आपके रहते हैं, तो जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका, इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इसमें केमिकल रिएक्शन होती रहती है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में क्या होंगी? केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। और आप सबको पता है केमिकल रिएक्शंस में क्या? एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को आप लोग क्या करते हैं? जब इस सेल को क्या किया जाता है? किसी एक्सटर्नल आपके लोड से जोड़ दिया जाता है, वही केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप सीधे सीधे बोले क्या कि सेल क्या है? सेल एक इस तरीके की डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है व्हेन इट इज अटैच्ड टू ए डिवाइस और टू ए एक्सटर्नल लोड, है ना? जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टर या लोड के साथ अटैच किया जाता है। टर्मिनल्स आपको पता चल गए, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता चल गया क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस का तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं कि किस किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें एनर्जी रिलीज होती है ना? और आपने देखा सेल का। तो इसके बाद आपका आता है जो जो टर्म आती है ईएमएफ, है ना? ईएमएफ भी किसका है? तो ये जो टर्म है आपकी ईएमएफ, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, किसी तरीके का फोर्स नहीं है। एक्चुअल में ये जो ईएमएफ है वो एक तरीके की क्या होती है? वो एक तरीके की वोल्टेज होती है। जब हमारे पास कोई सेल है तो हम सेल को किस तरीके से देखेंगे? अभी के लिए हम सेल को कुछ इस तरीके से देखते हैं, या फिर इसके एक्चुअल में जो हमने बोला अभी अभी ना, दोनों सरफेसों को देखा जाए तो हम इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास जो सेल है, इस सेल के टर्मिनल्स के बीच में, है ना, इस सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज होती है, हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड माई ईएमएफ, है ना? दैट इज कॉल्ड माई ईएमएफ। आपके टर्मिनल्स के बीच में आपका जो होगा, इंक्लूडिंग, इसको याद रखेंगे, इंक्लूडिंग इंटरनल रेसिस्टेंस वोल्टेज, मींस जो वोल्टेज इसके इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब हर एक डिवाइस, जिस तरीके से ये भी सेल भी क्या है? एक तरीके की डिवाइस है, तो इस डिवाइस का भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मतलब हर डिवाइस का अपना जो होता है एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो यहां भी सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस
जितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है उसको भी अगर इंक्लूड किया जाए तो टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है इंक्लूडिंग द वोल्टेज विच इज ड्रॉप अक्रॉस द internal resistors, that total voltage is called my EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो उसको EMF बोला जाता है हमारा। तो हमने देखा कि सेल को जब भी अब आप लिखेंगे तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका, इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, जो आपके सेल का, जिस तरीके से आपने सेल बनाया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये जो सेपरेशन है दोनों प्लेट्स के बीच का या इलेक्ट्रोड्स के बीच का या फिर आपके टर्मिनल्स के बीच का, इस पे डिपेंड करता है। और साथ में यहाँ जो आपने फिल किया हुआ है जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो केमिकल जो केमिकल रिएक्शंस कर रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरीके का है, उसकी नेचर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है हमारा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सेल का। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। तो अब आप जब भी लिखेंगे तो यहाँ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये आपका क्या होता है, एक कंप्लीट सेल का सिंबल रहेगा, जिसमें ये क्या है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये सेल का क्या रहेगा जो ईएमएफ है। तो ईएमएफ का सिंबल क्या है आपका, ईएमएफ, ईएमएफ का सिंबल आपको इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। ये ई नहीं है कंप्लीट, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिस तरीके से हमने एप्सिलॉन नोट को बनाया था। तो एप्सिलॉन जिस तरीके का दिखता था उस तरीके से आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ का सिंबल रखना है। ये टोटल वोल्टेज है टर्मिनल के अक्रॉस इंक्लूडिंग द पोटेंशियल विच इज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको आपको याद रखना है ना। इसका जो यूनिट रहेगा, मैंने बताया पहले ही कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो एक तरीके की क्या है, वो वोल्टेज ही है हमारी, वो कोई फोर्स नहीं है। इसलिए इसकी यूनिट जो रहती है वो क्या रहती है, वोल्ट रहती है। और इसको सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह ही आपका V से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका R, ये भी रेजिस्टेंस ही है, इसकी यूनिट भी क्या रहेगी आपकी, इसकी यूनिट भी आपकी ओम ही रहती है। तो अब से जब भी आप सेल को कनेक्ट करेंगे तो आपको जो सेल कनेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि उसके ऊपर ईएमएफ भी लिखा रहे कि इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज द कंप्लीट सिंबल ऑफ ए सेल। तो इस तरीके से आपको उसको पढ़ना है ना। तो ये बता दिया हमने किस तरीके से डिपेंड करता है। ये उसी तरीके से आपने देखा होगा एक चीज, रेजिस्टेंस का देखा था आपने, रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस जिस तरीके से था इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसी तरीके से किस किस के ऊपर, ए और एल के ऊपर डिपेंड आपका करता है ना। अब देख लेते हैं आगे चल के जो हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, इसी में ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, जो बचती है दैट इज माई टर्मिनल वोल्टेज। क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस। तो आपने सेल देखा, अगर सेल को क्या कर दिया जाए यही समझ लेते हैं, इस तरीके से सेल को बनाते हैं। तो सेल में जब हम बनाएंगे, ये आपने कंप्लीट इसको बनाया और मैंने बोला अब के बाद हम जब बनाएंगे तो किस तरीके से बनाते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये आपका क्या है EMF है। जब इस सेल को क्या कर दिया जाता है, ये कंप्लीट सेल हुआ ना आपका, तो इस तरीके से ये अंदर आप इस तरीके से रखेंगे इसको, तो ये यहाँ आपका कंप्लीट सेल हो जाता है। तो इस सेल को जब एक्सटर्नल किससे जोड़ते हैं, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ते हैं, तो इसके अक्रॉस जितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है या टर्मिनल के अक्रॉस जितनी वोल्टेज अब रहती है, किसको इंक्लूड ना किया जाए इसमें, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आपकी ड्रॉप हुई है उसको अगर इंक्लूड ना किया जाए, उसको बोला जाता है आपका टर्मिनल वोल्टेज। मतलब टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कब, जब एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट कर दिया गया हो। तो जब आप क्या करते हैं, आप आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, एक्सटर्नल लोड आप अटैच कर देते हैं या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, कैपिटल आर। उस टाइम पे जो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल रहेगा या जो पोटेंशियल होता है किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टर आर के अक्रॉस, अगर यहाँ से कितना करंट का फ्लो रहा है आई, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी V इज इक्वल टू आई आर। तो इस V वोल्टेज को बोला जाता है
टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये भी पोटेंशियल ही है एक तरीके का। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू आई आर, इसको भी आप याद रखें, वेयर आई इज करंट पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो देन V इज टर्मिनल वोल्टेज। तो इनके बीच में एक रिलेशन भी है आपका, किस किस के बीच में, इन सब फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। आप रिलेशन को किस तरीके से लिखेंगे आप जरूर इसको याद रखें। इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि टर्मिनल वोल्टेज ना हमेशा ईएमएफ से कम होगा, है ना। क्यों कम होगा, क्योंकि ईएमएफ वो टोटल वोल्टेज है जो टर्मिनल वोल्टेज और प्लस किसको, जो आपका रेसिस्टेंस है इंटरनल, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है उन दोनों का सम। मतलब आप अगर सीधा देखें किस किस के बीच में, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ये, और वोल्टेज वी और करंट आई, है ना। और साथ में क्या आपका एक्सटर्नल रेसिस्टर कितना है, आर। इन पांचों को आप याद रखें, यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका आपको पता चल गया, जो स्मॉल आर है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ई की तरीके से क्या है, ईएमएफ, ये वी क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज, ये आई क्या है करंट, है ना, ये आर क्या है आपका एक्सटर्नल रेसिस्टर। तो आपने इस तरीके से लिखा भी हुआ है, ये क्या हुआ आर, यहां से कितना करंट जा रहा है आई, यहां क्या अटैच कर रखा है आपने, सेल जिसका ईएमएफ कितना है ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर। तो इस तरीके से एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब इस सर्किट को आप देखें, चाहे तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए, या इस सर्किट के अकॉर्डिंग जब आप लगाएंगे तब भी आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी। अदरवाइज आप सिंपल याद रखिए, जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्चुअल में वो किसके बराबर होता है, जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है, क्या है टर्मिनल वोल्टेज है वो, और प्लस में जो वोल्टेज किसको अक्रॉस है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, किसके अक्रॉस भाई, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आपका ड्रॉप हुआ है, तो इसलिए ईएमएफ बराबर किसके होगा V, और प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ये करंट कितना आई जा रहा है, यहां से भी कितना जाएगा आई, यहां से भी कितना जाएगा आई, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी आर। आपको अगर सिंबल से लिखना है तो वो आई आर के बराबर होगा, क्योंकि वोल्टेज हमेशा बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस जिसके थ्रू वो करंट जा रहा है और वो वोल्टेज उसके अक्रॉस, है ना। तो आपने देखा स्मॉल आर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी वी आर, तो इसलिए टर्मिनल वोल्टेज V और वी आर के बराबर रहेगा। तो सिंबल के अकॉर्डिंग आपको अगर याद रखना है, ईएमएफ इजिकल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वी आर, इसका मतलब क्या है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। तो यहां से एक पहला रिलेशन जो आपका आता है, ईएमएफ इजिकल टू V प्लस, इसकी जगह क्या लिखेंगे, अभी अभी लिखा है आई आर, तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका रहेगा कि ईएमएफ हमेशा सम होता है टर्मिनल वोल्टेज और प्लस आई आर के साथ। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि अगर टर्मिनल वोल्टेज में एक थोड़ी सी मात्रा है, अमाउंट है किसका, वोल्टेज का, उसको जोड़ ले, वो ईएमएफ के बराबर होगा। या फिर पहले बताया था कि टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा कम होता है किससे, ईएमएफ से, तो इसलिए यहाँ से V इजिकल टू क्या आएगा, ईएमएफ से किसको माइनस कर दे, आई आर को। तो ये वही बात हुई कि टर्मिनल वोल्टेज लेस होता है किससे, ईएमएफ से, और कितना अमाउंट लेस होता है, आई आर। तो सिंपल है। यहाँ से दूसरा देख लेते हैं, इसको आपने लिख लिया, तो हमने यहां से जो लिखा है आपका, तो V इजिकल टू कितना लिखा है हमने, ईएमएफ माइनस कितना आई आर के बराबर, है ना। और करके क्या लिखा था अभी अभी, ईएमएफ इजिकल टू किसके बराबर, V प्लस आई आर के बराबर। तो एक रिलेशन आपने अभी याद रखा है, इससे ईएमएफ इजिकल टू V इजिकल टू कितना है, आई आर, अभी बताया था आपको, ये कितना है आई स्मॉल आर, है ना। V इजिकल टू आई आर, टर्मिनल वोल्टेज जो ऊपर बताई थी हमने आपको कि V इजिकल टू किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है, कहीं यहाँ आपको बताया गया था, तो उसको आप याद रखेंगे, है ना। जहां पे भी आपको बताया था तो वो टर्म कहाँ लिखी हुई है, ये रही, है ना। तो ये बताया था आपको V इजिकल टू क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज V इजिकल टू क्या होगा, V इजिकल टू आई आर के बराबर होगा। तो यहां से हमने वो वैल्यू लिख ली है, तो वो वैल्यू लिख लेंगे आप, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से बन जाएगा, वो आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से बन जाता है। तो आपने क्या लिखा, ईएमएफ इजिकल टू आई आर प्लस आई आर, है ना। तो ईएमएफ किसके बराबर हुआ, आई को कॉमन ले लेते हैं, आर
एक्सटर्नल डिस्टेंस और स्मॉल आर इंटरनल डिस्टेंस। तो यहाँ से जो टोटल करंट आपका फ्लो कर रहा था सेल से कितना करंट जा रहा है ईएमएफ डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर, और ये रिलेशन काफी नोन रिलेशन रहता है सेल्स में जब ईएमएफ और करंट इंटरनल डिस्टेंस की बात की जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने किसका ईएमएफ की वैल्यू निकाल ली अदर फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में, आई की वैल्यू निकाल ली अदर फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में, और एक और नेसेसरी टर्म है आपकी, क्या है वो, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो कभी कभी इंटरनल रेसिस्टेंस याद रखेंगे। इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या होता है, डेरिवेशंस आपको वहां नहीं करने होते जब फॉर्मूलों की जरूरत होती है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए दो दो तीन तीन फॉर्म निकलवाई जाती हैं। अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म से भी काम चल जाता है, अगर आप ये सिंपल भी लिख ले और इसको भी याद कर ले, दोनों टर्म तो आप वहां बना ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप वहां टर्म बनाने नहीं गए हैं कि इससे दूसरी टर्म निकाल लेंगे, आपको उसको डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। इसलिए आपको क्या करना है, उनको याद रखना है, जैसे मैंने ये बताया, तो ये आपको I इज इक्वल टू आपका ईएमएफ डिवाइड बाई आर प्लस आर है ना, इसको याद रखना है पहले से ही। तो इसी तरीके से हमारा क्या आता है, तो आपने अभी अभी बताया हमें क्या कि ईएमएफ इज इक्वल टू किसके बराबर, V, और प्लस में किसके बराबर है, आई आर के बराबर है। तो यहां से हम क्या करते हैं, हमें स्मॉल आर का एक्सप्रेशन आपको निकालना है, तो स्मॉल आर का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या रहेगा हमारा, वो आपको देख लेना है। तो हमने अभी अभी जो टर्म्स निकाली हैं उन सब का यूज करते हुए इसी को कर लेना है। तो ईएमएफ माइनस वी इज इक्वल टू कितना, आई और स्मॉल आर। तो यहां से आई की वैल्यू रख लेंगे जो ऊपर आपका आया था, तो ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू कितना, ईएमएफ डिवाइड बाई कितना, आर प्लस स्मॉल आर, और इसमें स्मॉल आर आपका आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा आपका, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ईएमएफ माइनस बी और साथ में क्या आर प्लस आर, और इजिकल टू कितना ईएमएफ इंटू आर। तो यहां से स्मॉल आर आप फाइंड आउट कर देंगे, तो ये क्या आएगा, ईएमएफ साथ में आर माइनस बी साथ में आर प्लस ये और साथ में माइनस बी और आर इजिकल टू ये, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाती है। तो यहां से जो बचता है आपका कितना रहेगा, तो आप यहां से जब निकालेंगे तो हमारा रहेगा आर, आप कॉमन ले लीजिए, ईएमएफ माइनस वी इजिकल टू ये टर्म इधर आ जाएगी वी और स्मॉल आर। तो यहां से जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर आता है आपका किसके बराबर होगा, ईएमएफ माइनस वी डिवाइड बाई वी इंटू में कैपिटल आर। तो यहां से एक स्टेप और स्मॉल आर इजिकल टू कितना होगा, ईएमएफ बाई वी माइनस 1 और इंटू में आर। ये काफी नॉन एक्सप्रेशन आपका रहता है, तो ये आपको कर लेना है। तो ये तीनों टर्म आपको याद रखनी है, आई का रिलेशन याद रखना है, आई इजिकल टू क्या होगा, ईएमएफ डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये आपको याद रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर किसके होता है आपका, क्या, ईएमएफ डिवाइड बाई टर्मिनल वोल्टेज माइनस 1, और ब्रैकेट के साथ क्या है आपका आर लिखा जाता है, आर का आपको पता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो आप इस तरीके से तीनों रिलेशंस को याद रखेंगे, और पहला रिलेशन जो आपको बताया था ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज आई और आर के टर्म में लिखा गया है, उसको भी आप याद कर लेंगे। तो इस तरीके से जितने एक्सप्रेशंस हमने यहाँ करवाए हैं उन सबको आप एक तरीके से A4 शीट में लिखें और उनको याद रखें कि किस किस कंडीशंस में ये सारी चीजें कराई जाएंगी। उससे आपको क्या रहेगा, उससे आपको इन चीजों को याद रखने में आसानी रहेगी, और आप एट द टाइम जब आपको इनको अप्लाई करना होगा तो वो आप लगा लेंगे। तो इन सब के बीच में 3-4 रिलेशंस जो आते हैं उनको आप याद रखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ईएमएफ क्या होता है, यूनिट क्या है, और आपका ये रिलेशंस क्या रहेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा है ना, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, और वो जोड़ने के बाद उनकी वर्किंग जो होती है वो किस तरीके से काम करते हैं। ये भी आसान टॉपिक है हमारा और अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी किसी तरीके का न्यूमेरिकल अगर पूछ लिया जाए तो आपको अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले ही बता देते हैं, ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो 2 सेल्स के लिए या फिर 3 सेल्स के लिए या फिर 4 सेल्स के लिए इस तरीके से आए, तो ये उसी तरीके से है जैसे हमने बताया कि रजिस्टर्स का हम पैरेलल सीरीज निकालते हैं n के लिए, लेकिन n के लिए नहीं, 2 या 3 के लिए प्रॉब्लम में ज्यादा पूछा जाता है। तो उसी तरीके से हम जो इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो हम डिस्कस करने वाले हैं 3 सेल्स के लिए, तब ताकि आपको इजी भी रहे, आपको पता रहे कि किस तरह, जैसे हमने 3 सेल के लिए अप्लाई किया, आप 4, 5 या 6 जितने भी नंबर ऑफ सेल्स होंगे उनके लिए आप अप्लाई
कर सकते हैं। तो दैट विल बी द सिंपल वे कि आप इसको 2 या 3 के लिए कर लीजिए। तो हम 3 सेल्स के लिए कर रहे हैं। तो सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर सेल्स का क्या देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और उसके बाद में क्या, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो ए हम लिख लेते हैं क्या, जिस तरीके से लिखना है, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और कितने सेल्स के बारे में बात की मैंने, कि हम कितने सेल्स के बारे में निकाल रहे हैं, 4 3 सेल्स। तो हमने देखा कि किस तरीके से सीरीज में हमने रजिस्टर पहले ही जोड़ रखे हैं, उसी तरीके से आप सेल को अटैच कर दीजिए। ये देखिए ध्यान से, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और ये थर्ड सेल है। लेकिन ध्यान रहे साथ साथ में इनका इंटरनल रेसिस्टेंस भी आपको लिखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। अब आप लिख लीजिए या दिखा दीजिए। और इसको किससे अटैच करना है, किसी एक्सटर्नल वोल्टेज से नहीं अटैच करना, फिर किससे करना है, आपको इसको एक्सटर्नल रजिस्टर से अटैच करना है। याद रखेंगे, वहां एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से अटैच करते थे, यहाँ ये खुद ही एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। तो हमें किससे अटैच करना है, किसी एक्सटर्नल रजिस्टर आर से, जो अभी अभी आपको बताया गया है, कैपिटल आर जहां जहां यूज किया है लास्ट वाली टर्म्स में। तो ये पहली सेल है, फर्स्ट सेल, ये कौन सी सेल है, सेकंड सेल, ये कौन सी सेल है, थर्ड सेल। तो हम तीनों के लिए कर रहे हैं। तो जब आप देखेंगे फर्स्ट सेल में क्या होगा आपका, इसका ईएमएफ कितना है, ईएमएफ फर्स्ट है ना, और रेजिस्टेंस कितना है R1, इसका ईएमएफ कितना है 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ कितना है 3 और इंटरनल रेजिस्टेंस R3। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है, स्टेटमेंट ये है कि जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपने सेल्स जोड़े हैं तो उनका जो नेट ईएमएफ होगा, है ना, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स, क्या, सेल्स का टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स व्हेन दे आर अरेंज्ड, व्हेन दे आर अरेंज्ड, किसमें भाई, किसमें अरेंज किए गए हैं, व्हेन दे आर अरेंज्ड इन सीरीज, जब उनको किसमें अटैच किया जाए, सीरीज में, इज सम ऑफ ऑल ईएमएफ, जो सारे ईएमएफ हैं उनके सम के बराबर होता है। तो ई नेट जो होगा हमारा, तो हमने क्या कहा, इन सब की जगह, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है इन सब की जगह जो मैं एक सेल लगाऊं तीनों को रिप्लेस करके, उसका ईएमएफ क्या रहे, ई, तो वो ईएमएफ किसके बराबर होगा, ई इज इक्वल टू, वो इन सब के ईएमएफ के सम के बराबर होगा। तो हमने 3 अप्लाई किए हैं, इसलिए हम 3 के ही लिए इसको लिखने वाले हैं। उसी तरीके से जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, अब टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना रहेगा भाई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, जो सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, केवल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की गई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात नहीं की गई, इसकी बात नहीं की गई है, केवल R1 R2 और R3 की बात की गई है। तो जब किसको, सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो उनका जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है वो एक्चुअल में तीनों के सम के या सीरीज सम के बराबर होता है। सीरीज सम का मतलब ही है तीनों को अलजेब्रिक सम की फॉर्म में आप ऐड कर देते हो। तो R इजिकल टू किसके बराबर आ जाता है, ये आपके रिजल्ट्स रहेंगे। तो यहां से अगर आपसे पूछे कि अब जो आपने एक्सटर्नल, यहां तक हो चुका है, दोनों स्टेटमेंट आपने लिख दी कि टोटल ईएमएफ के सम्स के बराबर होगा, इंडिविजुअल ईएमएफ सम्स के बराबर होगा और इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस के सम्स के बराबर होगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप लिख लेंगे और ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपका रहेगा। उसके बाद हमने क्या कहा आपको, अगर पूछे जो आपने एक्सटर्नल क्या जोड़ा हुआ है, जो आपने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाया, नया एक्सटर्नल रेसिस्टर लगाया आपने सर्किट में आर, उसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, तो हमने मान लिया कि उसके थ्रू कितना करंट जा रहा है भाई, इसके थ्रू कहां से जाएगा, इसी से जाएगा, बिल्कुल इसी से जाएगा। तो इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो कितना है, हमने मान लिया आई, तो उसकी वैल्यू क्या है, किस तरीके से निकालेंगे कि वो करंट कितना है। तो एक सेल के लिए तो हम वही सिंपल लिख देते, एक सेल के लिए अगर मुझे लिखना होता तो मैं लिखता ई, उस सेल का ईएमएफ है ना, और डिवाइड बाई आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो बस यही होता भी है। तो यहाँ लेकिन 3 सेल्स हैं तो इसलिए जो करंट जा रहा होगा आई, यही तो है हमारा, क्या है, ये तो उन सबके सम के बराबर है, बिल्कुल एकदम से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाया आपने आर, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, लेकिन वो भी क्या है,
वो भी तीनों के सम के बराबर है। तो इस तरीके से आपका इतना करंट जा रहा होगा, बस सिंपली आपको बताना होता है। और आप ये भी सिंबल लिखें तो ये सिंबल का मतलब भी ये है क्योंकि आपने ऊपर ये ईएमएफ और इस स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है वो लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके भी लिख सकते हैं और आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, ये लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, है ना। तो इन सबको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सिंपल है, उसी तरीके से जब सेल्स को किसमें जोड़ा जाता है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या लिखा जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या लिखा जाएगा आपके उसमें? तो सेल्स किस तरीके से जुड़े होंगे? इस तरीके से जुड़े होंगे। ये रहा, मैंने बोला इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R1 और ईएमएफ कितना? ईएमएफ फर्स्ट, है ना। ये रहा आपका ईएमएफ सेकंड। तो मैं यहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं लिख रहा हूँ, साथ साथ ही बता देते हैं क्योंकि जो आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं उनके अक्रॉस जो ईएमएफ है वो क्या है? सेम आपका रहेगा, है ना। तो इस तरीके से है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपके डिफर हो सकते हैं लेकिन ईएमएफ किसके बराबर है? बिल्कुल एकदम से ईएमएफ फर्स्ट, ईएमएफ सेकंड और ईएमएफ थर्ड तीनों किसके बराबर हैं? एक कॉमन ईएमएफ के बराबर हैं। तीनों के क्या होने चाहिए? सेम। तो इसको किससे जोड़ना है? एक्सटर्नल रेसिस्टर आर से जोड़ना है। तब आप क्या बोलेंगे? पहला स्टेटमेंट आपका वही रहेगा क्या कि जो नेट ईएमएफ है किसका? इस सिस्टम का जो आपने सेल्स जोड़े हैं उसका नेट ईएमएफ वही ईएमएफ है जो उनमें से किसी एक पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ रहेगा। और वो क्या है? तो जो नेट ईएमएफ आएगा आपका, है ना, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सिस्टम इज ईएमएफ ऑफ वन सेल। और वो क्या है आपका? ईएमएफ ऑफ वन सेल। तो वो ईएमएफ के बराबर रहेगा आपका। तो इसलिए जो ईएमएफ नेट ईएमएफ है वो एक सेल के ईएमएफ के बराबर है। ये पहला एक्सप्रेशन आपने लिख लिया। सेकंड किसके लिए लिखना है भाई आपको? अब आपको पता है कि सेकंड हमें किसके लिए लिखना है? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए लिखना है। तो क्या होगा? आप सेकंड स्टेटमेंट में लिखेंगे कि टोटल, क्या लिखेंगे? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा भाई? अरे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो इन सबके कितने लगाए हुए हैं? तीन, R1 R2 और R3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के ही बराबर होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा क्या? 1/R। तो 1/R किसके बराबर? 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1 कितना? R3। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। तो इसको अगर सोल्व करते हैं हम लोग तो हमें क्या मिलेगा? सोल्व करके लिखना है, सोल्व करके लिख लीजिए। अदरवाइज यहां से आपको निकालना पड़ेगा क्या? स्मॉल आर, क्योंकि हमें अपने एक्सप्रेशन में जब हम आई का एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें स्मॉल आर की जरूरत पड़ती है। तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा भाई? स्मॉल आर होगा 1 करके 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3। इस तरीके से होगा। तो तब हम करंट लिखते हैं कि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर जैसे ही जोड़ा जाता है उसके थ्रू कितना करंट जाएगा, है ना। हम यही तो करते हैं, सेल्स को पैरेलल में जोड़ ले या सेल्स को सीरीज में जोड़ ले, फिर उसको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट किया जाता है। तो देखा कितना करंट जाएगा? वो आई करंट जाएगा और वो ईएमएफ नेट ईएमएफ है ना, और नेट ईएमएफ ही एक आपका सेल का ईएमएफ के बराबर है। तो नेट ईएमएफ और डिवाइड बाई क्या? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल स्मॉल आर, लेकिन स्मॉल आर क्या है आपका? 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो यही आपका करंट रहेगा। इस तरीके से आपके एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो आप इनको याद रखें, डायरेक्ट जो रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं। तो सीरीज में दो के लिए पूछेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 आप कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो सेल होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं और आपके सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप भी उसी तरीके से दो सेल के लिए पूछे दो के लिए करें, थ्री के लिए पूछे थ्री के लिए कर लेंगे, और आपका 4 या 5 सेल्स के लिए पूछे तो उस तरीके से भी कर लेते हैं। अब इनमें मिक्सिंग की प्रॉब्लम आती है आपकी। मिक्सिंग का मतलब क्या है? जब सेल्स को मिक्स करके लिख दिया जाए तो उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील किया जाता है। मिक्सिंग का क्वेश्चन हम एक बार बता देते हैं आपको। तो अगर आपको एक बार हम मिक्सिंग का क्वेश्चन बता देंगे तो उसको आप
आराम से लगा सकते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ सेल्स है ना, किस तरीके से होती है, मिक्सिंग ऑफ सेल्स किस तरीके से होगी भाई, इस तरीके से ध्यान से देखिए, ये एक सेल लगाया हुआ है, ये एक सेल लगा है, ये एक सेल लगा हुआ है, इसके साथ इंटरनल डिस्टेंस अब इंक्लूडेड है जितना भी रहेगा, ये अलग से एक सेल है, फिर ये एक सेल है, फिर से एक सेल है, इस तरीके से है ना। फिर आपने इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, फिर उसके साथ इसको आगे बढ़ाया है, जितना भी आगे बढ़ाना है आपको। फिर से यहाँ एक सेल है, तीन तीन का हमने ले रखा है। अब क्या करना है, अगर इसका हमें एक ही चीज निकालनी है, ईएमएफ नेट और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो कैसे निकालें। देखो अगर अलग अलग सीरीज होगा सबके सम के बराबर होगा, अलग अलग पैरेलल होगा तो किसी एक सेल का जो ईएमएफ होगा वही टोटल पूरे के पूरे सर्किट का ईएमएफ होगा, बिल्कुल एकदम से। और हमने पैरेलल और सीरीज का पढ़ भी लिया, लेकिन अगर मिक्सिंग आ जाए, मिक्सिंग का मतलब कुछ सेल्स किस में है, सीरीज में, और फिर कुछ सेल्स किस में है, आपस में पैरेलल में। तो पहले क्या करें आप, पहले इन तीन का क्या निकाल ले आप, क्या निकालेंगे, इन तीन का सीरीज निकाल लें। तो इनका कोई सीरीज आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है आपका ईएमएफ, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ईएमएफ फर्स्ट, ईएमएफ सेकंड, ईएमएफ थर्ड, वो आपका पहले वाली लाइन का ईएमएफ फर्स्ट हो जाएगा, और आप उसको फर्स्ट फर्स्ट भी लिख सकते हैं, है ना, सिंबल के तौर पे। फिर ये आ जाएगा आपका, ये सेकंड होगा आपका, ईएमएफ फर्स्ट है इसका, ईएमएफ सेकंड है, ईएमएफ थर्ड है इसका, तो इस वाले के लिए भी आपका एक नया ईएमएफ आ जाएगा। फिर आप नया सर्किट बना लीजिए। तो पहला जो तीनों के सीरीज का ईएमएफ आया है, वो ईएमएफ एक अकेले सेल के साथ लिख लें, और साथ में रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 है, इसका R2, तो इसका R3, तो तीनों का R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये भी आ जाएगा आपका यहाँ से। तो वो कितना आ जाएगा, R1 2 3, तो उसको भी साथ साथ लिखे इसी सेल के ऊपर। तो ये कितना आया था, एप्सिलॉन 1 2 3 और R1 2 3, ऐसे 4 यहाँ जाएगा साथ में। अगर आपको सिंबल्स अच्छे मिल जाते हैं तो ये क्या है, एप्सिलॉन 4 5 6, और ये R कितना 4 5 6, इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। फिर आपको पता ही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करना है, इस तरीके से आपकी मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारा है, जो कि इंपॉर्टेंट हमने पहले से ही लिख रखा है, हमारे जो किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स लॉ आपको जरूर याद रखने हैं, किरचॉफ्स लॉ में से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो आप याद रखें। 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, जितने मार्क्स में किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन बनाना चाहे तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उतने मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो किरचॉफ्स के कितने लॉ हैं, 2 याद रखेंगे। देयर आर टू लॉज ऑफ किरचॉफ। किरचॉफ के आपके कितने लॉज हैं, 2 लॉज होंगे। पहले नाम याद रखेंगे, पहला नाम जो आपका आता है, जो फर्स्ट लॉ है, उसको बोला जाता है फर्स्ट, क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये बोला जाता है आपका, है ना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ ऐसे बोला जाता है। या फिर बोला जाता है, इसी का नाम है आपका जंक्शन रूल, क्या बोला जाता है, जंक्शन रूल, या फिर करंट लॉ, क्या बोला जाता है, करंट लॉ। ये तीनों एक ही के नाम करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। इसका मतलब सीधा सीधा है, ये तीनों इनमें से किसी भी नाम से आए आपको उसी तरीके से एक ही जवाब देना है। तो वो क्या जवाब देना है आपको याद रखना है। आपको बोले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है, सेम जवाब। आपको बोले किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या है, सेम जवाब। आपसे बोले करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, तो आपको तब भी सेम जवाब दे देना है ना। तो आपको जब सेम जवाब देना है तो आपको उसमें क्या लिखना है, आपको सिंपल लिखना है। स्टेटमेंट में जो आप लिखेंगे वो आप याद रखें कि मुझे स्टेटमेंट में क्या लिखना है। स्टेटमेंट में आपको सिंपली क्या लिखना है उसको आप देख लेंगे कि मुझे स्टेटमेंट में सिंपल सिंपल क्या लिख देना है। आप सिंपल स्टेटमेंट में ये लिखिए कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, किसी भी नोड पर या जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर जितनी आपके करंट्स आ रहे हैं, है ना, जितने करंट्स आ रहे हैं या फिर उससे कितने करंट्स जा रहे हैं। जैसे आने वाले करंट्स कितने हैं, I1
I2 और जाने वाले करंट्स कितने हैं I3, I4 और I5, इन सबका अलजेब्रिक समीशन I है ना, क्या अलजेब्रिक समीशन ऑफ ऑल करंट्स दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब किसी पर्टिकुलर जंक्शन पर जितने करंट्स आएंगे और उससे जितने करंट्स जा रहे होंगे पर्टिकुलर जंक्शन से, उन सबका समीशन हमेशा क्या होता है 0। लेकिन आपको याद रखना है जो करंट्स होंगे द करंट्स विच आर है ना गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन दे आर टेकन पॉजिटिव एंड द करंट्स विच आर लीविंग द जंक्शन दे आर टेकन नेगेटिव। तो आपको ये याद रखना है। तो पहला करंट कौन सा है I1, तो ये जंक्शन की तरफ आ रहा है इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा पॉजिटिव। I2 भी क्या लिया जाएगा पॉजिटिव, लेकिन I3 क्या है I3 करंट इज लीविंग द जंक्शन दैट्स व्हाई इट इज टेकन नेगेटिव, और I4 भी क्या है नेगेटिव और I5 भी क्या है नेगेटिव। इन सबका समीशन किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो I1 और I2 एक्चुअल में किसके बराबर हैं I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि द समीशन ऑफ द करंट्स विच आर कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू समीशन ऑफ द ऑल करंट्स विच आर लिविंग द जंक्शन। तो ये भी आपका सच माना जाएगा। तो तुरंत आपको देख के कर देना है कि कितने करंट्स जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और कितने करंट्स जंक्शन को छोड़ रहे हैं। उसके बाद आपका सेकंड रूल आता है। सेकंड रूल का मतलब है अब वही सेम इसके तीन नाम है, तो इसको बोला जाता है किरचॉफ्स, क्या बोला जाता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। फिर आपका बोला जाता है, और इसमें आप याद रखें फर्स्ट लॉ में ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना। अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट लॉ जो है वो किस बेस पे है, तो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस पे रहेगा, और सेकंड लॉ जो है आपका वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड जो है आपका दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस पे है आपका। तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ बोले, या फिर इसको क्या बोला जाता है ना लूप रूल या लूप लॉ, या फिर किरचॉफ्स थर्ड नाम जो है इसका वही है किरचॉफ्स वोल्टेज क्या रहेगा रूल। तो आपको इसमें सीधा सीधा देना है, एक लूप होगी, लूप क्या होता है एक क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट हम बना देते हैं, आपको बताते हैं पहले ही कि एक क्लोज सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर हुआ कौन R1, फिर से कौन रेजिस्टर हुआ R2, उसमें एक सेल लगी हुई है, उसका ईएमएफ कितना है ईएमएफ फर्स्ट, या वोल्टेज कितनी है वोल्टेज फर्स्ट है ना। फिर उसके बाद एक और सेल लगी है, इसकी वोल्टेज कितनी है V2। फिर उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं क्लोज कर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि इसमें जो सेकंड लॉ रहेगा आपका, सिंपली आपको क्या कहना है कि कोई क्लोज लूप है आपकी, जो भी क्लोज लूप है उस क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल्स ड्रॉप हुए हैं किसके अक्रॉस रेसिस्टर्स के अक्रॉस। इसका मतलब क्या ये रेसिस्टर है आपका, ये रेसिस्टर है, इनके अक्रॉस जितने वोल्टेजेस ड्रॉप हुए हैं और क्या जितने वोल्टेज सोर्स इसमें लगे हुए हैं, मतलब जो सेल्स लगे हुए हैं उन सबका सम्मिशन VI करके लिखना है, वो किसके बराबर है 0 के बराबर है आपका। इस तरीके से आप लिख देंगे है ना। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जितने वोल्टेजेस है ना किसके हैं आपके सेल्स के वोल्टेजेस हैं उन सबका सम्मिशन इज इक्वल टू होगा सम्मिशन ऑफ IR, जितने आपके रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस ड्रॉप हुए हैं। लेकिन हम पहले वाले का रूल, जो पहले वाला फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको यूज करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को लगा लेते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से हम आपको बता देते हैं कि इसको एग्जांपल लेके बता देंगे, आपको स्टेटमेंट आप आराम से लिख लेंगे। क्या स्टेटमेंट ये है कि जितने वोल्टेजेस ड्रॉप हुए हैं अक्रॉस द रेजिस्टर्स और जितने बैटरी से सोर्स लगे हुए हैं जो वोल्टेजेस है उन सबका समीशन फॉर ए क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू 0। तो समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एंड द वोल्टेजेस ड्रॉप across the resistors for a closed loop that is equal to 0। तो इस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए आप किस तरीके से देखेंगे, आप इसमें एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं तो एग्जांपल से एकदम सीधा सीधा समझ में आ जाता है। तो एग्जांपल से किस तरीके से समझ में आ जाता है, जिस तरीके से देखिए ये आपका एक रजिस्टर है, यहां आपने क्या लगा दिया बैटरी, यहां फिर से एक रजिस्टर है, फिर से यहां क्या लगा देते हैं बैटरी या सेल, तो बैटरी बोला है बैटरी या सेल, तो सेल ही है।
इसका जो वोल्टेज है ना आपका वो V1 है और इसका वोल्टेज कितना है V2। ये रजिस्टर R1 है और रजिस्टर R2। तो हमने इसमें क्या करना है, आपसे इसमें पूछा गया है कि बताइए इसमें कितना करंट का फ्लो हो रहा है लूप में, है ना। तो लूप करंट बोले या आपको क्या बोले कि करंट इस पर्टिकुलर, क्योंकि एक ही लूप है इसमें, लूप का मतलब है ये क्लोज सर्किट जो आपका है दैट इज कॉल्ड माई लूप, इसलिए इसको लूप लो या लूप रूल भी बोला जाता है। तो आपका लूप क्या है, ये क्लोज जो आपकी बनी हुई है, दिस क्लोज सर्किट इज कॉल्ड लूप। तो इसमें आपको देखना है इस लूप में किस तरीके से हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या बोला कि इस लूप में जो करंट का फ्लो हो रहा है ना वो करंट आई है। हम मान लेते हैं क्या कि एज्यूम दैट, है ना, एज्यूम दैट करंट, एज्यूम दैट करंट फ्लोइंग in the circuit या in the loop, assume that current flowing in the loop is capital I and clockwise direction, डायरेक्शन भी मेंशन कर लीजिए आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप दोनों चीजों को लेके चलें कि उसकी डायरेक्शन किधर है और वो करंट की वैल्यू क्या है। तो हमने क्या एजम्पशन लिया है, हमने एजम्पशन लिया कि जो करंट है लूप में दैट इज माई आई एंड इट्स डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। तो देखिए किस तरीके से इसको लगाते हैं, तो हमने इस तरीके से इसको लगाया, यही डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, यही डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। क्लॉक इसी तरीके से आपका रिवॉल्व करती है या घूमती है ना। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। अब आप किसी भी कंपोनेंट से इसको शुरू कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट मतलब यही आपको दिखा देते हैं, ये रही फिगर और यही आपका ये रूल लगा के आपको दिखा देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इससे शुरुआत करता हूं V1 से। तो ये जो करंट है अगर मैं क्लॉकवाइज देखता हूं इसको, तो करंट एंटर कर रहा है किसमें, पॉजिटिव टर्मिनल में, इसलिए V1 को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अगर ये एंटर कर रहा होता नेगेटिव टर्मिनल में तो मैं इसको क्या लिखता, नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन सा कंपोनेंट है उसी की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, R1। तो R1 में कितना करंट एंटर कर रहा है, मैंने क्या बोला कि ये करंट की वैल्यू कितनी है, I, और साथ में ये किधर डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो प्लस के साथ लिखा आप हमेशा इसको, प्लस और माइनस, तो IR1। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा कंपोनेंट है, V2। तो V2 के किस टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, नेगेटिव, इसलिए ये क्या लिया जाता है, माइनस, और वैल्यू कितनी है, V2, इसलिए V2 लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो किस में एंटर कर रहा है, प्लस माइनस आप इसके ऊपर लगा दीजिए, R2 में एंटर कर रहा है। तो R2 में जब एंटर करेगा कितना करंट, I, और वो R2 के बराबर इजिकल टू कितना, 0। तो यहां से V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना, इन सबको लिखेंगे I के साथ R1 प्लस R2 विद माइनस साइन। तो बस यहां से जो इक्वेशन आपकी आई है वो आई है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू I R1 प्लस R2। तो यहां से देखिए आप, यहां से आप आराम से I की वैल्यू निकाल सकते हो। तो I इज इक्वल टू कितना हुआ, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई कितना, R1 प्लस R2। तो ये इतना करंट आपका जा रहा है। अगर ये करंट पॉजिटिव आता है तो आपको देखना है कि अगर करंट, ध्यान से रखेंगे इस चीज को भी, अगर करंट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो डायरेक्शन आपने सही ली हुई है। याद रखें, अगर करंट की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, दैट्स मीन जो एजम्पशन आपने माना था डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज, वो सही स्टेटमेंट था। अगर करंट की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है कोई जो भी आई, जैसे सपोज करिए 3 एम्पियर आती है, तो 3 एम्पियर न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स है। तो आपने जो डायरेक्शन ली थी एक्चुअल में वो डायरेक्शन करंट की नहीं है, आप उसको रिवर्स कर दीजिए तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज ली है तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। तो यहीं पे हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अभी, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़ाएंगे जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा व्हीटस्टोन ब्रिज से वहीं पे हम कर लेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, इसको न्यूमेरिकल्स की ही फॉर्म में पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं नई वीडियो में जो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे।